नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। काव्य मीमांसा के चतुर्थ अध्याय का क्रमिक अध्ययन करते हुए आज हम कवि भेदों से संबंधित भाग को पढ़ना शुरू करेंगे। प्रतिभा के भेदों का वर्णन कर आचार्य राजशेखर अब प्रतिभा के आधार पर कवि भेदों का निरूपण कर रहे हैं। वे कहते हैं, त इमे त्रयोपि कवयः सारस्वतः अभ्यासिकः औपदेशिकश्च। कवयः अपि, कवि भी, ते इमे, वे जो कवि होते हैं वे भी त्रय, तीन प्रकार के होते हैं। सारस्वत है सारस्वत, अभ्यासिक है अभ्यासिक और औपदेशिक है औपदेशिक। अर्थात सारस्वत, अभ्यासिक और औपदेशिक के भेद से कवि भी तीन प्रकार के होते हैं। भी से तात्पर्य है पीछे जो प्रतिभा के तीन भेद बताए थे उन्हीं की तरह कवि भी तीन तरह के होते हैं उन प्रतिभाओं के आधार पर। परिभाषा देते हैं कि सारस्वत कवि कौन सा होता है, तो बताते हैं, जन्मांतर संस्कार प्रवृत्त सरस्वती को बुद्धिमान सारस्वत है। जन्मांतर संस्कार, दूसरे जन्मों के संस्कारों से प्रवृत्त सरस्वती को से जिसकी प्रतिभा प्रवृत्त काव्य रचना में प्रवृत्त होती है, ऐसा बुद्धिमान कवि सारस्वत है सारस्वत कहा जाता है। सारस्वत कवि वह होता है जिसकी सरस्वती या प्रतिभा जन्मांतर के संस्कारों से काव्य रचना में प्रवृत्त हो जाती है। इह जन्म अभ्यास उद्भासित भारतीक है, आहार्य बुद्धि अभ्यासिक है। अभ्यासिक है, अभ्यासिक कवि वह होता है जो इह जन्म, इस जन्म के अभ्यास से जिसकी भारती उद्भासित होती है, ऐसा आहार्य बुद्धि कवि अभ्यासिक कहा जाता है। इस जन्म के अभ्यास से जिस कवि की प्रतिभा उद्भासित होती है वह आहार्य बुद्धि कवि अभ्यासिक कहा जाता है। आगे बताते हैं औपदेशिक कौन सा होता है, तो कहते हैं, उपदेशित दर्शित वाग विभवो दुर्बुद्धि औपदेशिक है। उपदेशित, मंत्र तंत्र के उपदेश से जिस कवि को वाग विभव, वाणी का वैभव दर्शित उत्पन्न होता है, ऐसा दुर्बुद्धि कवि औपदेशिक है, औपदेशिक कहलाता है। अब आगे बताते हैं, तस्मात् न इतरौ तंत्र शेषम अनुतिष्ठताम्। तस्मात्, इससे भिन्न, किससे भिन्न, ये जो औपदेशिक कवि होता है इससे भिन्न कौन से बचे, दो भेद कवियों के, सारस्वत और आभ्यासिक। तो कहते हैं कि इस औपदेशिक कवि से भिन्न सारस्वत और आभ्यासिक जो कवि होते हैं उन्हें तंत्र शेषम न अनुतिष्ठताम्, उन्हें जो है ये जो तंत्र आदि है उसके अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, तो कहते हैं आचार्य लोग इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि नहीं प्रकृति मथुरा द्राक्षा फाणित संस्कारम अपेक्षते इत्याचार्यः। आचार्य यह कहते हैं कि प्रकृति मधुरा, स्वभाव से ही मधुर द्राक्षा जो अंगूर हैं उनको फाणित संस्कारम न अपेक्षते, उन्हें फाणित संस्कार की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात जो ईख का रस है उसकी जो चाशनी बनती है, मीठा जो रस है राब आदि, उसमें उसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे तो स्वभाव से ही मीठे होते हैं। किंतु यायावर राजशेखर कहते हैं न इति यायावरीय, यायावर का मत है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें मंत्र तंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, तो कहते हैं कि वे भी इसका सहारा ले सकते हैं क्योंकि एकार्थम ही क्रियाद्वयम द्वैगुण्याय संपद्यते। एकार्थम, यदि एक ही अर्थ या विषय में क्रियाद्वयम, दोहरी क्रिया की जाए तो द्वैगुण्याय संपद्यते, ये कहते हैं कि उससे उसका जो परिणाम है वह दो गुना हो जाता है, उसकी गुणवत्ता दोगुनी हो जाती है। इसलिए
यायावर ऐसा नहीं मानते कि सारस्वत और आभ्यासिक कवि को तंत्र मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे कहते हैं, इन कवि के 3 भेदों का कथन करके उनका स्वरूप बता करके कहते हैं, तेषां पूर्व श्रेयान इति श्यामदेव। श्यामदेव आचार्य का मत है कि इन 3 भेदों में पहले का दूसरे से पहला जो भेद है वह दूसरे से श्रेष्ठ होता है। जैसे जो 3 भेद बताए हैं उनमें सारस्वत कवि आभ्यासिक से श्रेष्ठ होता है और आभ्यासिक कवि औपदेशिक से श्रेष्ठ होता है। ऐसा क्यों मानते हैं श्यामदेव? तो इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि सारस्वतः स्वतंत्र शाद भवेद आभ्यासिको मितः औपदेशिक तु अत्र वल्गु फल्गु च जलपति। वे कहते हैं कि जो सारस्वत कवि है वह स्वतंत्र होता है, काव्य रचना में स्वतंत्र होता है, और जो आभ्यासिक है मित है वह सीमित होता है, उसकी जो प्रतिभा है वो सीमित होती है। औपदेशिक कवि वल्गु फल्गु च जलपति, वह वल्गु आकर्षक कहता है किंतु फल्गु निरर्थक जो है वो रचना करता है, अर्थात उसकी जो रचना है वह सुंदर तो होती है, आकर्षक तो होती है, किंतु सार से रहित होती है, निरर्थक होती है, उसमें सार तत्व नहीं होता है। अब आगे कहते हैं कि उत्कर्ष है श्रेयान इति यायावरी है। ये कहते हैं कि यायावर राजशेखर का मत है कि उत्कर्ष श्रेयान, काव्य रचना में जितना उत्कर्ष होगा उतनी ही वह श्रेष्ठ होगी। क्यों? तो कहते हैं कि सच अनेक गुण सन्निपाते भवति, कि उसकी जो श्रेष्ठता है वह उत्कर्ष पर निर्भर करती है, और वह जो उत्कर्षता है वह किससे आती है? अनेक गुणों के सन्निवेश से आती है। काव्य में जो उत्कर्ष है वह अनेक गुणों के सन्निधान से आता है। कहते हैं कि कहा भी गया है, क्या कहा गया है? तो कि बुद्धिमतत्वं च काव्यांग विद्या सु अभ्यास कर्म च कवेश्च उपनिषद शक्तित्रयम् एकत्र दुर्लभम। कवेः च उपनिषद शक्ति त्रयम् एकत्र दुर्लभम। बुद्धिमतत्वम, काव्यांग विद्या अभ्यास कर्म, एक तो बुद्धिमत्ता और दूसरा जो काव्यांग विद्याएं हैं उनका अभ्यास। बुद्धिमत्ता काव्य के अंग स्वरूप विद्याओं का अभ्यास तथा कवि रहस्य अर्थात कवित्व शक्ति, इन तीनों का एकत्र मिलना दुर्लभ होता है। ये यहाँ पर किसी के मत को उद्धृत किया कि कहा भी गया है कि किसी भी कवि में ये 3 चीज़ें एक साथ मिलना दुर्लभ होती हैं। कौन सी 3 चीज़ें? बुद्धिमत्ता, काव्यांग विद्याओं का अभ्यास अर्थात उसके जो रस अलंकार छंद इत्यादि हैं उन सभी का अभ्यास करना, और कवेः उपनिषद, कवियों का जो रहस्य है कवित्व शक्ति, इन तीनों का किसी एक कवि में मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। अब आगे कहते हैं काव्य काव्यांग विद्यासु कृत अभ्यासस्य धीमतः मंत्र अनुष्ठान निष्ठस्य निर्दिष्टा कविराजता, कि जो कवि कैसा होता है? काव्य काव्यांग विद्यासु, काव्य और जो काव्य के अंग स्वरूप विद्याएं हैं उनमें कृत अभ्यास करता है, धीमतः बुद्धिमान होता है, और मंत्र अनुष्ठान निष्ठा से तथा मंत्र तंत्र आदि का अनुष्ठान भी करता है, तो निर्दिष्टा कविराजता, उसको कविराजता सुलभ होती है, उसके समीप ही होती है। अर्थात जिसमें ये तीनों गुण होते हैं कि बुद्धिमान भी है, काव्य और काव्यांग विद्याओं का अभ्यास भी करता है और मंत्र तंत्र का अनुष्ठान भी करता है, तो वह कविराज बनना स्वाभाविक है। कविराजता उसके समीप विद्यमान होती है। अब आगे बताते हैं कि कविनाम तारतम्यतः च एषः प्रायोपाद है। कवियों की तारतम्यता के बारे में, उनकी श्रेणी के बारे में कि कौन सा श्रेष्ठ होता है, तो उसके बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है यह मत? जैसे एकस्य तिष्ठति कवेर्गृहे एव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृत्
भवनानि यावत् न्यस्य अविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत् कस्यापि संचरति विश्वकुतूहलीव। कहते हैं एकस्य कवेः गृहे एव तिष्ठति। एक का काव्यम, एक कवि का काव्य उस कवि के घर में ही रहता है, अर्थात घर तक सीमित रहती है उसकी काव्य रचना। अन्य से गच्छति सुहृद भवनानि यावत्, और दूसरे का काव्य मित्रों के भवन तक पहुंचता है, अर्थात उसका मित्रों के घर तक विस्तार हो जाता है। और कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनका काव्य क्या होता है, न्यस्य विदग्ध वदनेषु पदानि, न्यस्य अविदग्ध वदनेषु पदानि, अविदग्ध जो सहृदय जन हैं, जो सहृदय जन हैं उनके वदनेषु मुखों में न्यस्य रख कर, क्या चीज़, पदानि पैरों को, सहृदय जनों के मुखों में पैरों को रखकर शश्वत हमेशा कस्यापि संचरति विश्व कुतूहली इव, विश्व को देखने के कौतूहल से मानो वह संचरण करता है, अर्थात वह पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बताया कि यह जो कवि है उसकी रचना केवल अपने या मित्रों के भवन तक सीमित नहीं रहती, अपितु मानो उत्प्रेक्षा की है कि कौतूहल से दुनिया को देखने के लिए चल पड़ती है, अर्थात विश्वव्यापी हो जाती है। उसका कवि उस कवि का काव्य, उसका जो कवित्व है, उसका जो काव्य है वह सुविख्यात हो जाता है। इस तरह से आचार्य राजशेखर ने जो प्रतिभा के 3 भेद बताए थे उन्हीं के आधार पर कवियों के 3 भेद बताए, उनके लक्षण बताए और उनकी उत्कृष्टता आदि का विवेचन किया। आज इतना ही। आप सभी सकुशल और सप्रसन्न रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।